अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। दर्जनों समातें, घंटों दलाइल और जवाबी दलाइल, जाती हैसियत में पेशी और वीडियो बयानात की रिकॉर्डिंग के बाद बिलाखिर पाकिस्तानी अदालती तारीख के सबसे बड़े और अहम केस का आज फैसला जारी कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी की तमाम दरखास्तें 6-4 के तनासुब से मंजूर कर ली हैं। यही नहीं है बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरखास्त 5 जजेस ने मंजूर और 5 ने खारिज की है। तहरीरी हुक्मनामे में मामला एफबीआर को भेजने का हुक्म कलअदम करार दिया गया है। एफबीआर की तहकीकात भी कलअदम करार दे दी गई हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एफबीआर रिपोर्ट की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तमाम नजरसानी अपीलें मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला खारिज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के फैसले के बाद की तमाम तहकीकात कलअदम करार दी जाती हैं। अक्सरियती फैसले में एफबीआर की तमाम रिपोर्ट्स, मवाद, फैसला और इकदामात कानून के दायरे से खारिज करार दिए गए। अदालती फैसले के मुताबिक एफबीआर की रिपोर्ट, मवाद, फैसले या इकदामात पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में शुमार होते हैं। वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ में भी शामिल हैं, सीनियर तरीन जज हैं। आज के फैसले के बाद चंद सवालात जन्म लेते हैं। सदर ममलिकत का रेफरेंस अदालत ने बदनीयती पर मबनी करार दिया था। सवाल यह है कि क्या सदर ममलिकत को गलत मालूमात फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी? जस्टिस काजी फाइज ईसा की शिकायत एसेट रिकवरी यूनिट को भेजी गई। ये शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या सदर ममलिकत को क्यों नहीं भिजवाई गई? गुज़श्ता 2 बरस के दौरान मुअज़्ज़िज़ जज की किरदार कुशी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है, उनकी किरदार कुशी की गई। क्या किरदार कुशी करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी? असासाजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मुअज़्ज़िज़ जज को मालूमात इकट्ठी करने का दावा किया? क्या असासाजात रिकवरी यूनिट एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के खिलाफ भी हो सकती है? क्या आला अदलिया के खिलाफ बयानबाजी करने वाले अफराद का मुहासबा हो सकता है? बड़े अहम सवाल आते हैं। इन्हीं सवालात को लेकर रुख करेंगे। इस वक्त सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो 10 रुकनी फुल बेंच का डिसीजन आया है जिसमें एफबीआर की तमाम तर कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया गया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्त मंजूर की गई है, क्या गलतियों का अजाला हो गया नासरा जावेद साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं समझती हूँ कि जिस वक्त वो अदालत में फरीक ही नहीं थी जिनके खिलाफ ऑर्डर दिया गया और वो क्वाश हो गया जो रेफरेंस था, तो फिर ये एफबीआर को हिदायत देना, ये उस बेंच को असूलन तो ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये उनके दायरा इख्तियार से बाहर था। और फिर इसीलिए काजी फाइज ईसा ने रेफरेंस वो मूव की रिव्यू पिटीशन, क्योंकि वो उनकी अहलिया तो फरीक थी ही नहीं। और मैं समझती हूँ कि ये फ़ैसला जो है ये इस हवाले से तो मुस्बत है कि जो भी इख्तियारात होते हैं किसी बेंच को वो उन्हीं फरीकों तक होते हैं जो उनके सामने होते हैं। और अगर उन्होंने कोई उससे हट के फ़ैसला दिया है या कोई हदायत दी है, ये तो फंक्टस ऑफिशियो होने के हवाले से ऐसी हदायत देने के मजाज तो थे ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि ये बेहतर हुआ है। लेकिन ये जो बेंच की जजमेंट है ना, ये 6-4 है और इसका मतलब है कि बेंच में आपस में भी इसमें जो इत्तेफाक राय पूरी तरह नहीं हुआ। जी, मैं उसी पर आना चाह रहा था कि एक स्प्लिट डिसीजन है, 6-4 का डिसीजन है। आप समझते हैं कि इससे फैसले की स्ट्रेंथ के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो तो प्रिवेल करेगी। आपको पता है कि बड़े बड़े केसेस में, जैसे भुट्टो केस में भी मेजॉरिटी जजमेंट ही थी, तो जो मेजॉरिटी फैसला करती है वही प्रिवेल करती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दौरान समात ये कहा गया कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, असल में वो हिट लिस्ट पर है और कुछ रिजर्वेशंस उन्होंने रेज किए, कुछ शख्सियात के नाम भी लिए गए। तो आप क्या समझती हैं कि वो जो रिजर्वेशंस का इजहार काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से किया गया, उनको कितनी तकवीयत मिली है इस फैसले के बाद? देखिए, जो भी अदालत के सामने बात की जाए और कोई फरीक बात करे, दे आर एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड। लेकिन यकीनन ये रिकॉर्ड पे तो सारी बातें हैं, तो अगर इसका रियासत कोई नोटिस लेना चाहे तो यकीनन ले भी सकते हैं और ऐसा होने का इम्कान भी है क्योंकि आपको पता है वैसे भी आजकल तब्दीली का ज़माना है, हर तरफ तब्दीली ही तब्दीली नज़र आती है। तो अगर कोई इसमें चंद एक तब्दीलियां हो जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली इसकी कॉन्सिक्वेंस के तौर पे फ्लो नहीं करेगी। तो ये बताएगा कि फिर जिस तब्दीली की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ इशारा है, वो वज़ीर कानून की तब्दीली हो सकती है, या किन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है?
देखिए, मैं तो खुद अस्कार रफ्ता हूँ, इसलिए मैं किसी की तरफ कोई अंगुशनुमाई या इशारा देने के लिए रजामंद नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आने का इम्कान है, न सिर्फ इस फैसले की वजह से लेकिन जनरली भी, क्योंकि यहाँ तब्दीलियाँ तो हर रोज़ हम देखते हैं आ ही रही है। और तब्दीली जो है वो अज खुद कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तब्दीली आनी चाहिए जो मुस्बत हो और जो हर वक्त तब्दीली ही तब्दीली ना हो, कोई उससे कार्रवाई बेहतर और मुस्बत होने के नताइज भी हमारे सामने आए। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो फैसला हुआ है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके अपने इख्तियारात इससे वीक हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला गया, उसके बाद ये कहा गया कि रेफरेंस जो है वो बदनीयती पर मुश्तमिल है, उसके बाद ये कार्रवाई आगे चली, 10 रुकनी फुल बेंच बनाया गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहाँ खड़ा देखती है आप? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो देखिए अव्वल दिन से ये महसूस हो रहा है कि ये जो भी रेफरेंस फाइल की गई ये उजरत में की गई, इसमें मुकम्मल तौर पे तहकीक नहीं हुई, किसी नामालूम शख्स ने कोई एक किया मूव कंप्लेंट और उसके ऊपर ये सारी जल्दबाजी में बनाई गई। ऐसा होता नहीं है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आता है केस तो जाहिर है वो जुडिशल ऑफिसर का ही आना है, और वो भी एपिस कोर्ट का होना है या हाई कोर्ट का होना है। तो उसमें इस तरह अदालत की साख के बारे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ कि इसको सोच समझ के दायर करना चाहिए था, और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसीलिए ये इस किस्म का फैसला आया जिस किस्म का आया है कि ये उजरत में हुआ। उजरत का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी है, और यकीनन इसमें ऐसे हकायक जो थे वो मुहर्रिक थे जो काउंसिल के ऊपर उनका असरअंदाज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जज का किरदार जो है वो इन सब चीज़ों से बालातर है, एंड ही इज़ सपोज टू बी इम्पार्शल इन वट एवर ही इज़ डूइंग। सो इस तरीके से अगर किया जाए रेफरेंस जो उनके ज़ात के ऊपर कोई मतलब बद किरदारी का तो माना हुआ निशान, तो फिर कैसे ये ऐसी रेफरेंस डालनी चाहिए ही नहीं थी, सोच समझ के रेफरेंस डालनी चाहिए। मैं समझती हूँ ये सबक हो गया, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी तो सब इनके अपने ही कॉलीग्स ही होते हैं ना, तो ये सब के लिए एक मौका है सोचने का कि अगर कभी भी रेफरेंस मूव की जाए तो बहुत एहतियात से करनी चाहिए और सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छा नासा जावेद साहब, नजरसानी दरखास्त का मंजूर होना है, एफबीआर की तमाम तर कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया जाना, और उसके बाद ये कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, तो अब समझा जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का चैप्टर क्लोज हो गया? जहाँ तक तो एफबीआर को हिदायत दी गई थी उस केस में, वो तो मैं समझती हूँ वैसे ही फालतू थी, क्योंकि वो तो पार्टी ही नहीं थी सरीना, और उनके खिलाफ ये ऑर्डर पास करना और फिर ये कहना कि 60 दिन में आप अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर कोर्ट के सामने रखें, ये कुछ बात जो है ये उनके मैं समझती हूँ कि इख्तियारात से तजावज़ करने की बात थी, क्योंकि जब एक कोर्ट एक फ़ैसला दे देता है और फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है तो इस तरीके की हिदायत जो है वो देने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। और अगर एफबीआर अपने तौर पे समझे, देखें मैं हूँ, आप हैं, हम सारे शहरी हैं, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसके ऊपर जो है अगर एफबीआर करना चाहे तहकीक तो वो मजाज है करने की, लेकिन इस अंदाज में नहीं कि उनको ये हदायत की जाए और अगर वो ना करें तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, और अगर वो करे तो फिर वो डिक्टेटेड हो जाती है, फिर वो अपने तौर पे तो नहीं कर रहे। ऐसा मेरा ख्याल है होना जो है वो कुछ मुनासिब नहीं, लेकिन एफबीआर इज़ ओपन। अब अगर करेंगे तो यकीनन अब उसके ऊपर शकूक और शुबात होंगे कि जी ये किस लिए कर रहे हैं। कि जज का एहतसाब अगर जजेस करेंगे तो उसमें गैर जानिबदारी का तासुर कैसे कायम हो सकेगा, क्योंकि आप साबिका जज हैं, बेहतर तौर पे कमेंट कर सकती हैं इस पर। गैर जानिबदारी जो है वो तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि जो देखें ना, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो तमाम सूबों के भी उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं। तो गैर जानिबदारी तो हो सकती है, क्योंकि सबको हम समझते हैं कि वो गैर जानिबदार ही है, लेकिन फिर मेरी बात वहीं आके कि जो भी वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसको पहले तहकीक मुकम्मल होनी चाहिए, और ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वाकई ऐसा ज़ख़ीम मवाद है जिससे ये उनसर पैदा होता है कि यहाँ पे कोई गलत किरदार अपनाया गया है किसी ऐसे शख्स के बारे में जो सामने है उस वक़्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अगर ऐसा प्राइमा फेशाई ना हो बात तो इस तरह की रेफरेंस जो है वो मूव होनी चाहिए नहीं। और ये तो मेरा ख्याल है सबके लिए सबक है जुडिशरी के लिए कि बहुत एहतियात इस्तेमाल करनी है, जैसे बाकी मामलात में, इस मामले में तो खसूसी तौर पे बहुत एहतियात की लाजमी है, ताकि कोई इसमें शकूक व शुबात ना हो और ये तासर ना हो अवाम को
कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या कोई बदनीयती की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो फिर कानूनी तौर पर इल्जाम मिले के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती? अब इल्जाम लाया इसमें है कौन? देखिए हमें तो ये रेफरेंस जो है ये तो मूव करते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जी। मूव्स इट, लेकिन कंप्लेनेंट जो है उसकी नीयत क्या थी इसको देखने की हमें ज़रूरत है। कंप्लेनेंट कौन था और क्यों इतनी उजलत में उसकी बात सुनी गई और वो किस वजह से आया। लेकिन उसके अलावा इसमें प्रोसिक्यूशन में तो सिर्फ वही हैं लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट को या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा इसमें अगर कोई तब्दीली आ जाए तो इसमें कोई अमर माने भी नहीं है, और अगर ये महसूस हो कि नहीं उन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई और नतीजा निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहब आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहबा हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही हैं कि तब्दीली का ज़माना है, कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए, यकीनन उन किरदारों के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज पर इल्ज़ामात की बौछार की, और आज इस पर 10 रुकनी फुल बेंच का डिसीजन भी आ गया है। इसी पर बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। इरफान कादिर साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ामात लगाए गए, आज जो फुल बेंच का डिसीजन आया है, कुछ इल्जामात जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दौरान समाअत लगाए गए, घंटों समाअतें हुई, दलाइल होते रहे, उन इल्जामात को और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बयानिए को इस डिसीजन के बाद कितनी तकवीयत मिली है? जी मैं आपको बताता हूं कि जब ये मेन फैसला आया था तो उसमें एक फैसला तो ये था और वो यूनानिमस था कि सदर पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने रेफरेंस भेजा है वो रेफरेंस जो है बिल्कुल गलत है और वो आइन के मुताबिक नहीं है और कानून के मुताबिक नहीं है। बदनीयती पर मबनी। एक ये फैसला था और ये यूनानिमस था। दूसरा जो फैसला है जिसमें के मेजॉरिटी व्यू वो ये था कि फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो एलिगेशन सदर पाकिस्तान ने लगाई हैं वो सारा मामला जो है वो एफबीआर देखे और एफबीआर अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करे और फिर इस सारे मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे। अब जबकि 10 रुकनी लार्जर बेंच ने कहा कि एफबीआर को तमाम तर मामला एफबीआर देखेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी। अब एफबीआर की तमाम तर कार्रवाइयों को कलअदम करार दे दिया गया, रिव्यू पिटीशन भी एक्सेप्ट कर ली गई। क्या हुकूमत के लिए एक और मेजर ब्लो नहीं है? आपको नहीं लगता कि जिस तरह से केस इनिशिएट हुआ, अल्टीमेटली जो इल्जाम है या कंप्लेनेंट है वो भी है, वो भी इसके ऊपर जो है वो वहां पर एक तकवीयत मिलती है कि वहां पर जो चलाया गया या पिटीशन दायर की गई उसमें कुछ बदनीयती थी? बहुत बड़ा ब्लो है हुकूमत पे, क्योंकि एक तो यह है कि हुकूमत ने अपना जो मौक़िफ़ है उसको कोई डिफेंड ही नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग पेश हो रहे थे, जिसमें कि हमारी बार काउंसिल थी, जिसमें कि सरीना ईसा थी, फाइज ईसा थे, वो सब के सब प्रीपोंडरेंस जो थी सबकी यूनानिमिटी के साथ वो इस डिसीजन के खिलाफ थी कि ये मामला जो एफपीआर में जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह के इसको अब वो देखे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब कोई चीज देखती है तो वो तो सदर पाकिस्तान के कहने पे देखती है, वो किसी और के कहने पे तो नहीं देखती है। और सुप्रीम कोर्ट को तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि वो ये कह देते। इसीलिए आपने देखा कि आज जो मेजॉरिटी डिसीजन आया उसमें 6 जज साहिबान ने यही कहा है कि ये मामला जो है ना एफबीआर का भी इससे अब कोई ताल्लुक नहीं रहा और इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी नहीं रहा, क्योंकि इनिशियल जो रेफरेंस है जो सदर ने भेजा था वो तो हमने कलअदम करार दे दिया, खत्म हो गया। तो ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो हुकूमत है उसकी तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म की बहुत सुबकी है और वो डिफेंड क्यों नहीं कर रहे थे और फिर वो इस तरह की लाइन क्यों ले रहे थे कि जिससे कि चंद जजेस जो है वो मिसलीड हो जाएं। तो ये बड़ी अजीब सी बात हुई थी। ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, लीगली आप बेहतर तौर पे इस पे कमेंट कर सकते हैं, कानूनी पेचीदगी इसमें क्या है आप बता सकते हैं। देखिए कंप्लेनेंट इसमें सदर पाकिस्तान थे और जिन पर इल्जाम आयद किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा है। अब आज के डिसीजन के बाद कानूनी तौर पर देखिए, जब कंप्लेनेंट ये साबित हो जाए कि बदनीयती पर मबनी कंप्लेंट कर रहा है या किसी को टारगेट किया जा रहा है, जैसे जस्टिस काजी फाइजी साहब बार बार हर हियरिंग में कहते रहे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो फिर कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है इरफान कादिर साहब? अब आप देखें कि सदर पाकिस्तान का जो रोल है वो आर्टिकल 209 में दिया हुआ है। सदर पाकिस्तान अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहते हैं कि आप किसी जज के कॉन्डक्ट में इंक्वायर करें तो उनको ये इख्तियार है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके मतहत है, उनके ताबे है। लिहाजा ये मत समझें कि सदर पाकिस्तान कंप्लेनेंट है
और वो कोई आईजी पुलिस है या जिसको उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है, नहीं, सदर पाकिस्तान एक सुपीरियर अथॉरिटी है। तो ये जो फैसला है इसमें आप देखें कि जजेस का आपस में भी झगड़ा हो गया, क्योंकि स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो दोनों साइडों ने उस तरह से नहीं देखी और आपस में बड़ी सख्त वो लड़ाई हुई है इस दफा, जो कि कभी देखने में नहीं मिली। तो लिहाजा ये सदर पाकिस्तान को आप अगर जिस मर्जी की हुकूमत हो, आप आर्टिकल 209 पढ़ लें, सदर पाकिस्तान जब रेफरेंस भेज देते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे बाइंडिंग है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है 209 में कि सदर पाकिस्तान डायरेक्ट कहेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो जो डायरेक्ट करते हैं वो सुपीरियर अथॉरिटी डायरेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है इरफान खान साहब, काफी क्लैरिटी आ गई इससे। हाँ, काफी क्लैरिटी आ गई। मुझे ये बताइए सर कि अब हुकूमत को अगर मेजर ब्लो है, हुकूमत से कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, हुकूमत उस गलती का अजाला कैसे कर सकती है? हुकूमत को पता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आई। यानी अजीब सी बात है कि हुकूमत ने इसमें रिव्यू तक नहीं फाइल किया। हुकूमत को, अगर हुकूमत इतनी संजीदा थी, अगर सदर पाकिस्तान ने एक पोजीशन जो है वो ली थी, तो सदर पाकिस्तान तो हेड ऑफ स्टेट है, हुकूमत कम से कम, चलो हेड ऑफ स्टेट को तो इम्यूनिटी है उसको, तो वो तो किसी सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह नहीं है, लेकिन वो जो हुकूमती एक्शन है, वो जो डिसीजन मेकिंग हुई थी, उस पे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी डायसेक्शन की है, जिसको डायसेक्ट करके उन्होंने कहा कि ये सारी बदनीयती पे मबनी है, उस पे अगर हुकूमत जो है कोई मौकफ नहीं ले रही, तो दैट मीन्स के हुकूमत जो है, हुकूमत के पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते। तो ये बड़ी सीरियस बात है। इससे कम से कम हुकूमती वो लोग जो कि सदर पाकिस्तान तक ये मामला ले गए थे, उनकी हद तक तो मैं समझता हूँ कि कोई एक्शन होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मरियम नवाज हुकूमत को मौका क्यों देना चाहती हैं। वो मरियम नवाज जो हुकूमत को मौका नहीं देना चाहती थी, हुकूमत को घर भेजने की हामी थी, अब क्या हुआ है कि वो 5 साल देना चाहती हैं। बड़ा अहम मामला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है वेलकम बैक। आर होगा ना पार, दिसंबर मुश्किल है और ना ही अप्रैल से कोई खतरा लाहक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने हुकूमत को 5 साल देने का इरादा जाहिर कर दिया है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत 5 साल पूरे करे और ये सियासी शहीद ना बने। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हुकूमत से 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो आइंदा 2 साल में भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में हुकूमत गिराना 2 मिनट का काम है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते। लीग नून पर्सनली आई थिंक, मैं तो ये चाहती हूँ ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। आज 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। मैंने आज तक इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि हम ये कर चुके हैं। आज तक हम वो इलेक्शन वाली स्पीचेस सुन रहे हैं। 3 साल में कुछ नहीं किया, वो अगले 2 साल में भी कुछ ना करने की सलाहियत उसमें है, वो कुछ नहीं करेगा। वो मरियम नवाज जो हुकूमत को 5 साल देने का इरादा रखती हैं, माजी में वो हुकूमत गिराने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का दावा करती रही हैं। पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। कहो इमरान खान तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे। अब सवाल यह है कि एक तवील अरसे तक हुकूमत गिराने के नारे बुलंद किए जाते रहे, पीडीएम बनाई गई, असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शंस खूब इस्तेमाल करने की बातें होती रही, इस पर तू मैं भी देखी गई। आज नून लीग के बयानिए में अचानक ये तब्दीली क्यों आई है, इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। राना साहब, अभी 3 माह पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा आर या पार की बातें कर रही थी, हुकूमत को घर भेजने की बातें करती थी, अब अचानक से हुकूमत को वक्त देने की बात कर रही है। वो चाहती है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। ये पॉलिसी शिफ्ट है, ये तब्दीली है, ये बदलाव कैसे आया राना साहब? देखिए, उन्होंने पहले तो मैं ये बताऊंगा, उन्होंने कहा कि ये मेरी राय है कि 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी भी हो सकती है कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से मेरी मुराद ये है कि अब ये कहते हैं जैली है और ये जैली असम्बली है, कठपुतली हुकूमत है,
तो उसके 2018 का जो एक इलेक्शन हुआ था उसकी बुनियाद पर बात करते हैं कि ये इलेक्शन जो हुए थे वो रिग्ड इलेक्शन थे, धांधली ज़्यादा थे और सिलेक्टेड किस्म के लोगों को आगे ला के तो ये हुकूमत बिठा दी गई। ये बात है कि 5 साल और 2.5 साल तो गुजर गए, पौने 3 साल होने को जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो बात पॉलिटिकल फिलासफी की मैंने की है वो इस तरह के इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि हम चाहते हैं कि ये चलती रहे ताकि इनका जो इलेक्शन में है 2023 में उनमें इनको लोगों को ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि ये इनकी कारकर्दगी क्या है। राणा साहब क्या फिर वो स्ट्रगल, वो जद्दोजहद खत्म हो गई और 2023 के इंतखाबात में जब आप जा रहे होंगे तो उस वक्त आप इसी सिस्टम के तहत इंतखाबात कंटेस्ट भी करेंगे और यही कुछ होगा? तो समझने की कोशिश करें कि हम कहते हैं कि अगर इस में जाना है तो कोई और गवर्नमेंट ना बैठे, इलेक्शन में जाएं। हम एक साफ सुथरा इलेक्शन लेना चाहते हैं। नहीं राणा साहब, वो साफ सुथरा इलेक्शन कैसे होगा जब पार्लियामान के फ्लोर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात नहीं हुई, लेजिस्लेशन नहीं हुई? तो आपको ये यकीन कैसे है कि नए इंतखाबात जब भी होंगे वो साफ और आज़ादाना और शफाफ होंगे? मैं आपको बताऊं, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस पे हमने बड़ा काम किया हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। पिछली गवर्नमेंट भी हमारा टाइम थोड़ा सा था हुकूमत का, तो उसमें भी हमने कोई तजावीज़ तैयार की थी जो हम नहीं कर सके इम्प्लीमेंट। अब भी हमने बैठ के उस पर पूरी एक्सरसाइज की हुई है और उस पर इनपुट हमने पीपल्स पार्टी का भी उसमें डाला हुआ है जो हमने बनाई है रिकमेंडेशन। हमने इनको कई दफ़ा कहा कि बैठ के हमारी रिकमेंडेशन ले लें। देखिए, बैठने वाली बात नहीं है। नहीं राणा साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर तो स्पीकर ने पार्लियामानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके आपको दावत दी, लेकिन आप लोग नहीं कहे। आपने कहा कि ये गैर आईनी जाली हुकूमत है, गैर मुंतखब जिस तरह से आई है उसको मानते नहीं है, इसलिए इनके साथ नहीं बैठा जा सकता। ये तो उसूली मौक़िफ़ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। नहीं, मेरी आप बात सुने हमारी, और मैं और बात करने लगा हूँ कि उसमें हमारे साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके पास कोई तजावीज़ हैं, कोई इन्होंने काम किया हुआ है, तो वो लाके इंट्रोड्यूस करें और रेफर कर दें स्टैंडिंग कमेटी को, तो वहाँ पे बात हो जाएगी और वहाँ पे सारी डिस्कशन हो जाएगी। जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं हम उधर प्रपोज कर देंगे। साहब, वो तजावीज़ तो इन्होंने सेनेट इंतखाबात से पहले भी आपके सामने रखी थी। हम कहते थे कि अगर करना है आपने तो ये अपनी मसलत के तहत बात करें। आपकी ज़रूरत इस वक्त पड़ी हुई है कि ये जो इलेक्शन है इसमें हमारी जो फिगर है, हमारा नंबर है मुख्तलिफ असम्बलीज में, उससे हमारी बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी आ जाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सड़कों पर निकलने की हामी थी, हुकूमत को फिल्फ और घर भेजने की हामी थी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को 5 साल का वक्त देना चाहती है। ये जो शिफ्ट आया है, क्या ये शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद का असर है? एक पॉलिसी शिफ्ट है और मफामती बयानिए पर गामजन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, बात यह है कि PDM की मीटिंग हो रही है, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर मरियम बीबी को बयान को आप बुनियाद बना के बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो भी प्रोग्राम होगा PDM की प्लेटफॉर्म से जो आएगी ना प्रेस रिलीज, वो होगा। तो मैं समझता हूँ राणा साहब, PDM के प्लेटफॉर्म से जो आएगा वो तो 8 जमातों के कंसेंसस के साथ आएगा ना। मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है इस वक्त? हमारी पॉलिसी ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए और एक साफ शफाफ इलेक्शन लेने चाहिए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो ये चाहती हैं हुकूमत को 5 साल पूरे मिलने चाहिए। 5 साल पूरे करेगी तो खुद ही एक्सपोज होगी और 2023 के इंतखाबात के अंदर लोग रद्द कर देंगे। देखिए, ये मैंने फिर कहा है कि ये पॉलिटिकल फिलासफी है कि अगर वो टाइम पूरा करते हैं इस तरह ये बन जाएंगे, क्या वो कहते हैं, वो शहीद हो जाएंगे कि जी हमें तो काम नहीं करने दिया गया। उनकी जो बयान है इस पे बेस कर रहा है कि इनको अगर करने दें तो ये कल को इनके पास बहाना नहीं रहेगा इलेक्शन में कि हमने तो 5 साल मिले नहीं, हमें 2 साल रह गए थे, हमने तो बड़े क्रिस्में करने थे, हमने बड़े प्रोग्राम थे, अब तो हम इकोनॉमी को खड़ा किया था हमने। तो राणा साहब, फिर उस एक्सरसाइज का क्या? जब आप सड़कों पर निकले, आपने गुजरावाला जलसा भी किया, आप मुल्क के तूल अर्ज में गए, आपने रायमा हमवार करने की कोशिश की, PDM बनी। PDM टूटते ही ये जो बयानिए में नरमी दिखाई दे रही है, क्या PDM टूटने के असरात हैं या पॉलिसी शिफ्ट है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ना पॉलिसी शिफ्ट है ना PDM टूटी है। PDM उधर ही है। अगर 11 जमातों या 10 जमातों से 2 निकल जाती हैं तो उससे फ़र्क को नहीं पड़ता। लेकिन वो भी हमारी कोशिश है कि फिर वो किसी 1 पॉइंट एजेंडा जो हमारा है कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए, ये थोड़ा सा आज मौलाना फजलुर रहमान ने इशारा दिया है कि अगर आप माफ़ी मांग के वापस आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। आपको लगता है कि PDM में जब शहबाज शरीफ साहब शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP वापस आ जाएंगी, PDM का हिस्सा होंगी?
देखिए, मैं समझता हूँ माफ़ी का लफ्ज़ शायद हम पॉलिटिकली मुनासिब नहीं है यूज़ करना एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपने अपनी बहुत बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है। इस तरह ANP का एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, तो माफ़ी का लफ्ज़ मैं समझता हूँ शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर इसकी वजाहत हो जाए कि ये जो काम किया है थोड़ा सा उन्होंने हटके किया है, जो देखिए ना, आप भी कह रहे हैं कि माफी का लफ्ज मुनासिब नहीं है। मरियम बीबी ने भी उस रोज कहा कि जो मैंने कहा था वो सिर्फ उसूल की सियासत पर बात की थी। मरियम बीबी के लहजे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP के लिए कुछ नरमी दिखाई दे रही है, आपकी इस गुफ्तगू से भी नरमी झलक रही है। तो क्या अब ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP बिलाखिर PDM का हिस्सा फिर से बन जाएगी? मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि उनका जो मिशन है या टारगेट है, या आपके समझ लें कि उनका जो प्रोग्राम पे इकट्ठे हुए हैं PDM का, अगर 26 पॉइंट आप देखें तो उसमें अगर कोई सेंट्रल पॉइंट या एक पॉइंट की बात करें तो उसमें ये था कि हम इस गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके मुल्क और कौम को छुटकारा दिलाया जाए, निजात दिलाई जाए। दूसरी तरफ ये एक सोच है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो राना साहब आपसे कहा कि पंजाब में इन हाउस चेंज लाइए, हम तैयार हैं, हमारे साथ कुछ लोग राब्ते कर रहे हैं, आप उसके लिए भी राजी नहीं? आपको समझ आ गई। एक सोच ये है हमारी पार्टी में कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, ये बुजदार गवर्नमेंट जितनी रहेगी, जितनी देर रहेगी, वो हमें पॉलिटिकल फायदा होगा। देखिए ना, ये एक राय होती है, पॉलिटिकल राय होती है कि एक गवर्नमेंट रहे, ताकि मैं क्या समझता हूँ कि अगर ये मरियम बीबी ने तो ये बात किया कि अगर इनको इस तरह निकाला तो फिर ये कहेंगे जी हमारे तो 2 साल रह गए थे, हमने तो बड़ा। अब ठीक है राना साहब, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल जो आप कह रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी आप बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आती है। लेकिन वो अवाम जिसके पास आप गए और जिसको चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, जिसके लिए जो है शिया खुरनोश दस्तरस से बाहर हो गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, जो परेशान है, फिर क्या उनको भी यही जवाब देंगे कि हम ये चाहते हैं कि आप 2.5 साल और बर्दाश्त कर लें क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं? क्या अवाम इस पॉलिटिकल फिलॉसफी को मानेगी? नहीं, हम तो ये करना नहीं चाहते। मैं तो फिर आपको मैंने समझाया कि हमारा वही पॉइंट है जो PDM में हम जिस पे हम जमा हुए हैं, और पीपल्स पार्टी भी उस पर मुतफिक है, उस पर ANP भी मुतफिक है कि इस गवर्नमेंट से जितनी जल्दी हो सके हुकूमत से निजात दिलाई जाए मुल्क और अवाम को। ये एक तयशुदा बात है। लेकिन उनको निकाल के अदम करके वहाँ कोई और बिठाया जाए, ये इसके हक में हम नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधा इलेक्शन में जाएं, एक साफ शफाफ इलेक्शन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि कोरोना में इम्तहान क्यों बना वबाले जान, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को इस वक्त किस दिक्कत का सामना है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज तैनात कर दी गई है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से मुल्क के तूलो अर्ज में हर जिले की सतह पर फौज के जवान सिविल इदारों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में हर इंतजामी डिवीजन की सतह पर एक टीम तैनात कर दी गई है। आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस देते हुए क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 23 अप्रैल को कोरोना वबा की वजह से सबसे ज्यादा अमवात हुई। 157 अफराद उस दिन कोरोना की वजह से अपनी जिंदगी से महरूम हो गए। मुल्क भर में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। 4300 कोरोना से मुतासरा अफराद क्रिटिकल कंडीशन में। कुछ शहरों में अस्पतालों में 90% से जायद वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड। इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से शराय अमवात 2.12% है, जबकि इस वबा के दौरान पाकिस्तान में पहली मरतबा दुनिया के मुकाबले में शराय अमवात बढ़कर 2.16% तक पहुँच चुकी। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अवाम की हिफाजत सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। इससे अंदाजा हो सकता है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर कितनी क्रिटिकल है। अब एक जानिब मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शदीद से शदीद तर होती जा रही है। इसी शदीद खतरे के बावजूद कैम्ब्रिज इम्तहानात का आगाज हो गया है। इस वक्त 85,000 बच्चों की सेहत दाव पर लग चुकी है। बच्चों को इम्तहानी हॉल्स में आने पर मजबूर किया जा रहा है। आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने भी कैम्ब्रिज इम्तहानात लेने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि इम्तहानात देने वाले बच्चे भी सरापा एहतजाज हैं। अब
ये फैसला इतना अटल क्यों है? हुकूमत इस पर कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़ी क्यों दिखाई देती है? रिवर्सल क्यों नहीं होता? मरियम नवाज साहिबा, ऑपोजिशन की तरफ से भी इस पर हदफ तनकीद हुकूमत को बनाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार अली मोइन नवाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाजी साहब आपके वक्त के लिए। आपका खुद कैम्ब्रिज से एक ताल्लुक रहा है, आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोविड की तीसरी वेव जितनी क्रिटिकल है, क्या वजह है कि हुकूमत कैम्ब्रिज इम्तहानात लेने पर मुसर है और चाहती है कि 85,000 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जाए? देखिए, बेसिकली मसला तो कैम्ब्रिज का मैं नहीं समझता कैम्ब्रिज का है, मसला हमारी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी का है। क्योंकि कैम्ब्रिज तो एक बोर्ड है, वो जिस तरह के मुल्क के कानून होंगे, जो मुल्क डिमांड करेंगे वो उस तरह करेंगे। इंडिया में एग्जाम्स नहीं हो रहे, और बहुत सारे ममालिक में नहीं हो रहे। यूके वो मुल्क जहाँ से कैम्ब्रिज खुद है, जहाँ का बोर्ड है, वहाँ पर पिछले साल भी नहीं हुए, इस साल भी नहीं हुए। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने कुछ माह पहले, जब सिचुएशन थोड़ी बेहतर थी, एक स्टैंड लिया था जिसमें कहा गया था कि 2 साल लगातार बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स के बिना पास नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ बड़ा इनफ्लेक्सिबल स्टैंड था। हमें कोविड की रियलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस के थर्ड वेव आ सकती है, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए थी। तो हमारे जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो भी देखें कि डिले हो रहे हैं, इस साथ नहीं शुरू हो रहे। तो कैम्ब्रिज ने जो भी कहा कि हम एग्जाम्स डिले नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए थी डे 1 से कि प्रायोरिटी जो है वो बच्चों की सेहत और ओवरऑल जाने होंगी एज कम्पेयर टू एग्जामिनेशन करना चाहिए। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ पाया हूँ, सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ये स्टांस अपनाया है कि एग्जाम्स डिले नहीं होंगे, और उसके बाद कैम्ब्रिज ने ये पोजीशन ले ली कि हम इसको पोस्टपोन या डिले नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद अब हुकूमत वीक ग्राउंड्स पे खड़ी है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। देखिए, जब आपने कह दिया कि एग्जाम्स लेने हैं, और आपने जब क्योंकि कैम्ब्रिज जो एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करती है उसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन के अंदर पेपर्स प्रिंट करके सारा कुछ करके वेन्यूज करके अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अल्टीमेट अथॉरिटी तो हुकूमत है ना। कैम्ब्रिज अगर पाकिस्तान में ऑपरेट करती है तो हुकूमत की इजाज़त से ही करती है। तो अगर हुकूमत चाहे तो अभी भी एग्जाम्स डिले हो सकते हैं, और वो फोर्स कर सकते हैं कि आप बच्चों को कोई ऑल्टरनेट दें। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि क्यों हुकूमत समझती है कि वो बिल्कुल पावरलेस हो गई है, हेल्पलेस हो गई है, जबकि बाकी दुनिया भर में, अभी जिस तरह नेपाल ने चंद दिन पहले एग्जाम्स को कहा कि नहीं कैंसिल करें, कोविड के हालात ख़राब हो रहे हैं। इंडिया में देखें कोविड के हालात कितने ख़राब हैं, वो एग्जाम्स नहीं ले रहे। तो ये जो आइडिया पता नहीं कहाँ से आया कि ये हरफ आखिर बन गया कि 2 साल बच्चे इम्तिहानात के बगैर पास नहीं हो सकते। हम एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लैंड, जहाँ का कैम्ब्रिज बोर्ड है, वहाँ पर इस साल भी इम्तिहान नहीं हो रहे, पिछले साल भी नहीं हो रहे, हालांकि वहाँ पर वैक्सीनेशन और इन सब चीज़ों के हालात बेहतर हैं। मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, यूके जो है इस वक्त समझता है कि पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट में डाला हुआ है। कहाँ का जवाब है कि आप यहाँ पर फिर इम्तिहानात कंडक्ट ठीक है, यानी यूके गवर्नमेंट को भी बखूबी इस बात का इदराक है कि हमारे यहाँ सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, जिसकी बुनियाद पर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देखिए, आपको याद होगा लास्ट ईयर भी कोविड फर्स्ट वेव के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी, उसके बाद सरकार ने कुछ कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, कोई समवेयर इन द मिडल कोई ऐसी सोल्यूशन निकाल लिया गया था। अब जो कोविड थर्ड वेव है, बताया जा रहा है कि सुपर स्प्रेड भी है, तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पर जो है वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है, या क्या इन द मिडल ऑफ समथिंग क्या सिचुएशन ऐसी बन सकती है? सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, ये केस कोर्ट भी गया था। अब अनफॉर्चुनेटली एक इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि भाई आप वैसे कौन से एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, आप वैसे कौन सा कुछ कर रहे हैं कि आप जो है इम्तिहानात नहीं दे सकते। ठीक है, अगर वो आम तौर पे लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट वाली अप्रोच पे जाएं। और उसके साथ साथ अब हुकूमत के ऊपर है ये, जो मेरा ख्याल है वो विलिंग नहीं है कि वो इसके ऊपर स्टैंड ले और वो बच्चों के लिए कोई अल्टरनेट रास्ता निकाले। क्योंकि कैम्ब्रिज ने ये कह दिया है कि जो पिछले साल हमने असेस्ड ग्रेड्स किए थे वो इस साल हम दोबारा नहीं करेंगे, उसमें बड़े इश्यूज थे, और उस पर भी हमने बात की थी लास्ट ईयर। तो अब इस पे बेसिकली हुकूमत हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव कि वो क्या करें। और ये हमें मेरा ख्याल है एक और चीज़ भी एक्सपोज करता है कि हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम इतने मजबूर हैं इंटरनेशनली कि हम अपने मुल्क के अंदर जो एक फॉरेन बॉडी ऑपरेट कर रही है उसको हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते या उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। तो अभी मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स की लाइफ को नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारी फैमिलीज़ में जी कोविड है, सब पॉजिटिव है, हम डर के टेस्ट नहीं करा रहे कि अगर आ गया तो हम इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया, वो कह रहे हैं हम फिर भी जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है वरना हमारा साल
ज़ाया होगा। तो सिर्फ मसला मेजॉरिटी का नहीं है, मसला उन बच्चों का भी है जिनका टाइम वैसे ही ज़ाया हो रहा है और उनके लिए कोई अल्टरनेट नहीं होगा और कोविड की वजह से वो अपने पेपर नहीं दे सकेंगे। तो ये वक्त हमारे स्टूडेंट्स को हर तरह से फैसिलिटेट करने का है। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, हर डेवलप्ड कंट्री ये कर रहा है। यूके में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पेरेंट कंट्री है इस एग्जाम बोर्ड का, वो अगर हर लिहाज से बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि हमारे साथ ये क्यों सुतेला बर्ताव किया जा रहा है। अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाजी साहब आपके वक्त के लिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि डिस्पाइट कि ये बहुत क्रिटिकल वेव है, इसके बावजूद हुकूमत रिवर्सल नहीं ले रही है और फैसले को असर नौ उस पर कोई नजरसानी नहीं की जा रही है। यकीनन बच्चों की जो सेहत है और उनका मुस्तकबिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हुकूमत को सोचना होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वजीर आजम ने आज ऑपोजिशन लीडर पर लफ्जी गोलाबारी क्यों की। बड़ा अहम मामला है, उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जनूबी पंजाब का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अपनी हुकूमत की तारीफें की, जबकि एक बार फिर माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि शहबाज शरीफ और बुज़दार का मवाजना किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शहबाज शरीफ और बुज़दार के मवाजने में रखी। वो क्या कह रहे थे, किस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर रहे थे बुज़दार का और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का, आपके सामने रखता है। हॉलीवुड का एक्ट्रेस, बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं। मुआवजा तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप एक एक चीज ले लें। और वजीर आलम का सबसे ज्यादा काम क्या है कि सबसे अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज उन्होंने शहबाज शरीफ पर तंज के नश्तर क्यों चलाए हैं। सवाल यह है कि वो क्यों उनको हदफ़े तनकीद बना रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से कोटलखपत जेल से बाहर आए हैं, खिदमत को वोट दो का बयानिया, जो शहबाज शरीफ का बयानिया, उस पर खूब गामजन दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने अंदरूनी शहर का दौरा किया, वो क्या कह रहे थे उस वक्त, उनकी क्या चाल ढाल दिखाई दिए, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखता है। पानी की नाली पूरे 2 अस्पताल मैंने बनवाए। इस तरह वाकिफ़ान हाल बताते हैं कि ऑपोजिशन लीडर जब से बाहर आए हैं, खिदमत को वोट दो का बयानिया, उनका खिदमत के ऊपर बिलीव रखते हैं, तब से इमरान खान साहब ज़रा ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। बारकैफ मुस्तकबिल में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।